हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका दिमाग खाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो वहाँ पे हम लोगों ने मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, एलोस क्या होते हैं, इसके बारे में बात किया था। इनफैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफरेंस में बात किया था धातु अधातु, और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर भी डिफरेंस की बात किया था हम लोगों ने कि किस तरीके से धातु अधातु एक दूसरे से डिफर करते हैं। अब थोड़ा सा स्पेशली बात दोस्तों हम लोग धातु की करते हैं कि धातु ज़्यादा मात्रा में, मैंने शुरुआत के लेक्चर में बताया था कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में धातु ही लगभग 75% है। तो क्यों ना धातु के बारे में एक स्पेशल बात किया जाए जो कि धातु के बारे में नहीं किया जा सकता है। तो धातु की सक्रियता श्रेणी की बात करते हैं कि जितने भी हमारे पास धातु हैं उन सबको तो नहीं, लेकिन कुछ धातुओं को यहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा। सभी धातुओं को लिया भी नहीं गया है उस सक्रियता श्रेणी में, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा डिज़ाइन की गई, बनाई गई है। तो इनफैक्ट कह सकते हैं दोस्तों कि जो सक्रियता श्रेणी बनाई गई है वो धातुओं की क्रिया करने की शक्ति के आधार पर बनाई गई। जो धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसको ऊपर रख दिया गया है और उसी के क्रम में नीचे 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 रखते चले गए हैं। तो उससे क्या पता चलता है कि कौन सा धातु ये अभिक्रिया कर सकता है कि नहीं कर सकता है। आइए एक सीरीज हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला है आपका लिथियम। तो लिथियम इज मेल आपका बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील, इसलिए कहाँ रखा गया दोस्तों, पर रखा गया है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इसके बाद आपका है आयरन, फिर आपका है लेड, फिर आपका है दोस्तों हाइड्रोजन, कॉपर, फिर आपका है मरकरी, फिर आपका है सिल्वर, प्लैटिनम एंड ये गोल्ड। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर इसके बाद आपका जिंक, आयरन, लेड, फिर आपका हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड, आपको ये एक सीरीज बनाई गई, एक्टिविटी सीरीज बनाई गई। तो इनके कुछ मानक अपचयन विभव भी होते हैं दोस्तों, इनके कुछ मानक अपचयन विभव भी निकाले गए हैं इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ के। तो अभी के लिए आपको उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर दे रहा हूँ। आई होप आप देख पाएंगे। तो इनके मानक अपचयन विभव आप ऐसा सोचो कि मशीन से जोड़ के इनके कुछ वैल्यूज़ निकाले गए हैं वोल्ट में। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो -3.03 वोल्ट होती है। इसकी वैल्यू होती है -2.87 वोल्ट। इसकी वैल्यू होती है -2.67 वोल्ट। ये है -2.37 वोल्ट। ये है -1.99 वोल्ट। ये है -1.72 वोल्ट। ये है -0.76 वोल्ट। ये आपका है -0.44 वोल्ट। ये है आपका -0.14 वोल्ट। इसकी वैल्यू दोस्तों 0 होती है, 0 होती है। इसकी वैल्यू होती है प्लस में आ जाता है 0.34 वोल्ट। इसकी होती है प्लस में 0.79 वोल्ट। ये आपका होता है प्लस में 0.80 वोल्ट। और ये होता है प्लस में 1.20 वोल्ट। और ये होता है प्लस में 1.50 वोल्ट। ये दोस्तों क्या होता है, इसका मानक अपचयन विभव है। क्या है ये पूरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मानक अपचयन विभव, ये चीज। तो ये वैल्यू जो मैंने लिखी है मे भी थोड़ा बहुत डिफर कर सकती है। तो ये वैल्यू इनफैक्ट आपको याद नहीं रखनी है। ये वैल्यू इसलिए लिखी गई है कि मानक अपचयन विभव का मान आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर क्या है, कम है, और नीचे जैसे ही जा रहे हैं हम लोग गोल्ड तक पहुंच जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो जैसे जैसे मानक अपचयन विभव हम ऊपर से नीचे सीरीज में जा रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज में, ये सक्रियता श्रेणी में, वैसे वैसे मानक अपचयन विभव का मान क्या होता जा रहा है दोस्तों, बढ़ता जा रहा है।
है ना, माइनस में है तो छोटी वैल्यू है, और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी। तो मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ साथ धातु की अभिक्रियाशीलता घटती है। तो क्या लिखेंगे, मानक अपचयन विभव बढ़ने के साथ साथ धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होती है दोस्तों, घटती। क्या होती है, घटती। तो ये बात बिल्कुल हमको क्या रखना है, 100% श्योर रहना है कि ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि मानक अपचयन विभव का मान घटेगा ना, मानक अपचयन विभव का मान घटेगा। अगर घटेगा तो धातु की अभिक्रियाशीलता बढ़ेगी, और बढ़ेगा तो धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, तो धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। तो कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे अगर हम जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता क्या होती है, अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घटती है। ऊपर से नीचे अगर हम मूव करेंगे हमारे एक्टिविटी सीरीज में धातु की सक्रियता श्रेणी में, तो ऊपर से नीचे जाने पर धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होती है दोस्तों, घटती है। कोई पूछे क्यों घटती है, तो आप कहो कि उसका मानक अपचयन विभव जो कि मशीन से निकाला गया है उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। और जब मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता है तो उस धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होती है, घट जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये आपका जो सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये क्या होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव क्या है, बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ही लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, इसीलिए ये अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाए थे, अम्लों के साथ अभिक्रिया ये नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों ये हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये एक्टिविटी सीरीज साइंटिस्टों ने बनाई है, ये जज करने के लिए कि कौन सा धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है, उसके लिए एक वैल्यू निकाल दी गई है। और ये वैल्यू का मान बढ़ेगा तो उस धातु की अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। तो ध्यान क्या रखना है कि लिथियम क्या है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और गोल्ड क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। और इसी तरीके से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम भी क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास 4 धातुएं हैं A, B, C, D, ठीक है दोस्तों, 4 धातुएं हैं A, B, C, D, इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः है ना, -1.2, -0.5, +0.25, और इसका मैं देता हूँ -1.87 है ना। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि इन A, B, C, D धातुओं में कौन सी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन हमको दे दिएगा, A, B, C, D, A में A, B में B, B, C में C, D में D, है ना, 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। और आपसे पूछा गया कि इन चारों धातुओं में कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो आपको क्या रखना, ध्यान यही रखना है कि मानक अपचयन विभव जिसका कम वो ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो आप इनमें कंपेयर करो, 1.2, 2.5, 1. ये डी क्या है, इसका मानक अपचयन विभव क्या है, कम है, तो यही क्या होगी, आपकी ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसके मानक अपचयन विभव के आधार पर। और आपको क्या करना है, इन चीज़ों को याद कर लेना है ना, ज़्यादा है नहीं, 10-12 होंगे, आप याद कर लो ना। एक सेल में लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। अब इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूब पे टेक्निक्स भी हैं, ट्रिक्स भी हैं कि हाउ टू मेमोराइज सक्रियता श्रेणी एक्टिविटी सीरीज, बट आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, क्योंकि ट्रिक्स कभी भी भूल सकते हैं। तो इनफैक्ट आप डायरेक्ट याद करो, और वैसे भी निमोनिक्स और ट्रिक्स मिल भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उस तरीके से याद भी कर सकते हो। तो आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हो, मैं भी बनाया था, अभी मुझे याद नहीं है, चाहो तो क्रिएट कर सकते हो ना कि लेना ना का, है ना, का मांगे आलू जीरा, इस तरीके से कुछ भी आप क्रिएट कर लो, बना लो खुद से, आपको याद करना है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो बात करें दोस्तों कि ये एक्टिविटी सीरीज़ है, ये इसका मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव का मान बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होगी,
और ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी का मान क्या होता है, कम होता है। अर्थात जो ऊपर स्थित धातुएं हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। इसके लिए दोस्तों क्या होता है, आपको पता होगा कि ये सब धातु जो होती हैं, ये सब धातु क्या होती हैं, ठंडे पानी से भी अभिक्रिया कर जाती हैं। ये धातुएं लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये ठंडे जल से भी क्या करती हैं, अभिक्रिया कर लेती हैं। देखो अभिक्रिया करने के लिए क्या है, मान लो दो लोगों को अभिक्रिया करना है, लेट्स से मार करना है ना, दो लोगों को क्या करना है, मार करना है। अब उनमें से क्या है, मान लो दोनों सुस्त हैं, दोनों सुस्त हैं, इधर से चढ़ाने बढ़ाने वाले लगे हैं कि मार करो मार करो मार करो, लेकिन ये लोग दोनों सुस्त हैं, इसकी वजह से मार होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, होपफुली हो भी ना। लेकिन सपोज करो कि एक क्या है, एक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ये नहीं भी करना चाहेगा तो भी इससे आगे भिड़ जाएगा, समझ रहे हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों एक्टिव हों। चौथा कंडीशन क्या हो, ये ढील हो, ये सुस्त हो, ये ज़्यादा एक्टिव हो, तो ये वाला आके अभिक्रिया कर लेगा। तो चूंकि ये जो ऊपर वाले मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में, दी आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए पानी तो बेचारा ठंडा पड़ा है, ठंडा है, फिर भी ये धातु क्या कर रहे हैं, जाके उसके साथ अभिक्रिया कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि धातु क्या है, एक्टिव, धातु क्या है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए आपने सुना होगा कि सोडियम को जो हम क्या करते हैं, जल के ऊपर सोडियम डाला जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, आग लग जाती है। वहाँ पे क्या हो जाती है, आग लग जाती है। तुरंत पानी के साथ ये सोडियम अभिक्रिया कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती, बाहर निकलती है, जो कि बाहर स्थित ऑक्सीजन गैस को पकड़ के आग लगा देती है। तो ये सब काम होता है सोडियम के ज़्यादा अभिक्रियाशील होने की वजह से। तो ये ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर जाते हैं ये लोग। ये हमारा जो कैल्शियम है वो थोड़ा सा हॉट वाटर रहेगा तो उसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा। ये लोग स्टीम के साथ अभिक्रिया करेंगे। आपका ये जो एल्युमिनियम, जिंक वगैरह है, इनको जब हम स्टीम प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा हाई टेम जो है अपना स्टीम, पानी को ही जब बहुत ज़्यादा 100 डिग्री के ऊपर उबाल के उसको वेपराइज फेज में लिया जाए तो स्टीम हो जाएगा। तो मतलब ये ज़्यादा अभिक्रियाशील थे तो ठंडे जल से अभिक्रिया किए, ये थोड़े कम थे तो ये कम थे तो पानी को गर्म करना पड़ा तो उससे जाके अभिक्रिया किए। और ये एकदम से क्या थे, सुस्त से, तो इनको और एक्टिवेट किया गया किसके साथ, स्टीम के साथ, तो उसके साथ जाके क्या किए, अभिक्रिया किए। तो यहाँ पर आपका इसके नीचे जितने भी लोग हैं, ये आपका कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग जो है वो वाटर के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं, अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इतने सुस्त हैं, ये इतने ढीले ढाले हैं, ये इतने सुस्त हैं कि इनको चाहे गर्म पानी पिलाओ, चाहे ठंडा पानी पिलाओ, चाहे भाप पिलाओ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो ऊपर वाले जो धातु हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, नीचे वाले जो धातु हैं वो एकदम से कम अभिक्रियाशील है, बीच वाले थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं। तो कुछ धातुएं जो है हॉट वाटर से या स्टीम से अभिक्रिया कर सकती हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वो किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर सकती है दोस्तों, विस्थापित कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और हाइड्रोजन कोई भी अम्ल में से, जैसे H2SO4 में हाइड्रोजन है, हमने क्या किया, किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाया, जो धातु क्या है, ऊपर है, तो यहाँ से वो हाइड्रोजन को हटा देगी और खुद इसके स्थान पे खुद आ जाएगी और Na2SO4 का निर्माण कर लेगी। मतलब आप कह सकते हो कि सक्रियता श्रेणी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी अम्ल में से कौन सी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी या कौन सी धातु नहीं करेगी। तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी क्योंकि ये पावरफुल है, ऊपर है। और जो नीचे है ना, बड़ा सा बिल्डिंग है तो नीचे वाला जो झोपड़ी डाल के है बेचारा, उसको तो हटा ही देगा। तो ये लोग ऊपर हैं तो नीचे वाले को क्या करेंगे, हटा देंगे। लेकिन जो नीचे स्थित है वो ऊपर वाले को क्या करेंगे, नहीं हटा पाएंगे।
तो फिलहाल आपको एक बार समराइज़ करता हूँ, इसका क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा आगे भी, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो आई होप कि आप इसको याद कर डालिए फटाक से। एक सांस में, जैसे हम क्या करते थे बचपन में, दवा पीते थे, मम्मी कहती थी एक सांस में पी जाओ, दूध का ग्लास लेके आते थे, एक सांस में पूरा ग्लास खाली करना है, वैसे याद कर लो। लिथियम सोडियम, लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, है ना, फिर आयरन लेड हाइड्रोजन, फिर आपका कॉपर मरकरी सिल्वर प्लैटिनम और गोल्ड। ये वैल्यू नहीं याद रहेगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्रम में याद करेंगे, आपको पता रहेगा कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, कौन हाइड्रोजन में से किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन को स्थापित कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। और किसी भी धातु का अगर मानक अपचयन विभव कम है तो वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इस पर भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और किसी भी धातु का साल्ट है और वो नीचे वाला धातु है और ऊपर वाला धातु उसमें मिक्स कर दिया, तो ऊपर वाला धातु क्या करेगा, उस साल्ट में से उस धातु को हटा देगा और खुद वहाँ पे आके बैठ जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाऊंगा, लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखिए। और ये याद रखिए कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और जो नीचे हैं, नीचे वाले क्या हैं, कम अभिक्रियाशील है। इसीलिए ऊपर वाले धातु जैसे हमारा पोटेशियम है, सोडियम है, वो ठंडे जल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, और इसीलिए क्या होता है, हवा में रखने पर इसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। इसीलिए आपको सोडियम को क्या किया जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम। बाकी मैग्नीशियम एल्युमिनियम जो है, जिंक वगैरह, ये स्टीम के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम हमारा हॉट वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। और नीचे वाले तो इतने बेहया हैं, वो किसी के साथ भी नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को लेके। टिल देन सी यू बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक्टिविटी सीरीज़ थी जिस पर हम लोगों ने बात किया था कि हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये एक सीरीज़ बनाया था और आपको बताया था कि किस तरीके से ऊपर स्थित धातुएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती हैं और नीचे स्थित धातुएं कम सक्रिय होती हैं। तो उस सीरीज़ का, उस एक्टिविटी सीरीज़ का सक्रियता श्रेणी का क्या उपयोग है आप यहाँ पे देख सकते हैं। धातुओं की तुलना में, मतलब कौन सी धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सी कम क्रियाशील है, उस सीरीज़ से हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाले वीडियो को आप देखें ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। अगला है अम्लों में से धातुओं द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित करने के सामर्थ्य में। मतलब जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर रहेगी वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी, अन्यथा जो धातु हाइड्रोजन से नीचे रहेगी वो अम्ल को विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो कौन सी धातु अम्ल को विस्थापित करेगी, कौन सी नहीं करेगी, इसके सामर्थ्य की जानकारी हम सक्रियता श्रेणी से लगा सकते हैं दोस्तों। अगला है धातु लवणों में से किसी धातु द्वारा लवण में से स्थित धातु को विस्थापित किए जाने की क्षमता में। जैसे कि कोई एक धातु का साल्ट है, उसमें हमने कोई दूसरी धातु मिला दिया है, तो वह धातु उस साल्ट में स्थित धातु को, ध्यान समझिएगा, उस साल्ट में स्थित धातु को क्या विस्थापित कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इसके सामर्थ्य की जानकारी भी सक्रियता श्रेणी के उपयोग से हम लोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चंस को भी दिखाते हैं ताकि आपको और क्लियर हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कोई 4 धात्विक तत्व है ABCD, इनके मानक अपचयन विभव क्रमशः आपको यहाँ पे दिए गए हैं +0.40 -0.54 +0.14 -1.34 वोल्ट है। इनमें सबसे अधिक सक्रिय कौन है और वह इनके सक्रियता के बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय आप देख रहे हैं कि डी का जो मानक अपचयन विभव है, डी का मानक अपचयन विभव वो सबसे ज़्यादा है, वो है सबसे कम है। इनफैक्ट आप देखिए -1.13 वोल्ट है। और आपको मैंने बताया था जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वो ज़्यादा सक्रिय होगा। तो डी क्या है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो पा रहा होगा। और सक्रियता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे कम सक्रिय कौन होगा, पहले उसको रखेंगे। तो सबसे कम सक्रिय पहले दोस्तों क्या है, ए है, ठीक है। ए से ज़्यादा सक्रिय आप इसमें यहाँ पे देखोगे, ए से ज़्यादा सक्रिय आपको क्या देखने को मिलेगा, ए से ज़्यादा सक्रिय आपको बी देखने को मिलेगा। और इसके बाद बी, इससे ज़्यादा सक्रिय आपको सी देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा सक्रिय आपको यहाँ पे डी देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों ABCD, मतलब ए सबसे कम सक्रिय, बी उससे ज़्यादा, सी उससे ज़्यादा और डी उससे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है वो आप देख सकते हो कि इसी क्रम में इनके मानक अपचयन विभव क्या हो रहे हैं, इसी क्रम में इनके मानक अपचयन विभव क्या हो रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, ए वाला सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था, तो ए सबसे कम सक्रिय। इसके बाद इनफैक्ट आपका कौन सा आएगा, आपका सी आएगा, माफ़ कीजिएगा आपका सी आएगा। तो पहले ए आएगा सबसे कम सक्रिय, इसके बाद कौन आएगा, सी आएगा, फिर इसके बाद आपका बी आएगा दोस्तों, और फिर सबसे लास्ट में डी आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय डी, फिर उससे कम बी क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और सी प्लस है, और ये सबसे ज़्यादा प्लस है। तो ए सी बी डी ये आपका क्रम बनेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर तांबा जम जाता है? तो दोस्तों आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट ये हमको पता है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब इस विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, मतलब जब हमने क्या कर दिया, इसमें लोहा डाल दिया, आयरन डाल दिया, तो ये एक रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन होती है, बन जाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर निकल जाता है। और ये कॉपर जो फ्री कॉपर रहता है, फ्री कॉपर रहता है मतलब तांबा क्या करता है, जो लोहे का कील हमने डाली रहते हैं उसी पे जाके क्या होता है, जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट विलयन में आयरन डाल रहे हैं, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, कॉपर से काफ़ी ऊपर है, तो ये क्या करता है, कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान पे आ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे लोहे की कील पर जो फ्री हो जाता है, यहाँ से कॉपर हट जाता है, तो वो आके क्या होता है दोस्तों, जम जाता है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेंगे। तो क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर तांबा जम जाता है? तो आप कहेंगे क्योंकि जो लोहा है वो हमारे सक्रियता श्रेणी में ऊपर है, तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा के लोहा वहाँ पे खुद हो जाता है और कॉपर फ्री हो जाता है, अर्थात तांबा। तो कॉपर फ्री हो गया तो कॉपर क्या करता है, लोहे की कील पे आके जो है जम जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर है पूछा आपसे निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। तो दिया हुआ है जिंक नाइट्रेट की अभिक्रिया हम Ag से करवाते हैं, सिल्वर से, और आपको बनता है सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सक्रियता श्रेणी है वो दिखाई गई है। तो जहाँ पर सिल्वर जो है वो काफ़ी नीचे है स्थित और जिंक ऊपर है, तो सिल्वर को इतनी औकात नहीं है, सिल्वर को माफ़ कीजिएगा, सिल्वर को इतनी औकात नहीं है कि इस जिंक को क्या करें, यहाँ से विस्थापित कर सके। अर्थात ये अभिक्रिया बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये अभिक्रिया क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिल्वर जो है नीचे स्थित है और जिंक कहाँ है, ऊपर स्थित है। सिल्वर नीचे स्थित है और जिंक कहाँ है, ऊपर स्थित है। तो सिल्वर कभी भी जिंक के साल्ट में से, जिंक के लवण में से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, इसलिए दोस्तों ये अभिक्रिया संभव नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है नहीं, कारण बताइए। तो एक बार फिर से आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि कॉपर सल्फेट का कॉपर हाइड्रोजन यहाँ पर आपका कॉपर है और यहाँ पर ये एसिड है। तो आपको पता है कि जब कॉपर है वो हाइड्रोजन से कहाँ है दोस्तों, नीचे स्थित है, कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, तो ऑब्वियसली वो कॉपर को इतनी क्षमता नहीं है कि वो क्या करे, किसी भी अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित करने के पास इसके पास सामर्थ्य इसलिए नहीं है क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी में इसका जो मानक अपचयन विभव मैंने आपको बताया था 1.0.4 है, 0.34 है, और इसका 0.0 है। तो ये ज़्यादा है तो कम अभिक्रियाशील, और कम अभिक्रियाशील तो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यह अभिक्रिया अगेन संभव नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है सोडियम साधारण ताप पर पानी से क्रिया करता है जबकि मैग्नीशियम गर्म पानी पर क्रिया करता है। तो इसको भी हम सक्रियता श्रेणी से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। कह सकते हैं कि सोडियम जो है हमारा वो सक्रियता श्रेणी में काफ़ी ऊपर है और इससे नीचे 2-3 के नीचे क्या है, मैग्नीशियम है। तो सोडियम क्या है, ऊपर है तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो क्या करेगा, साधारण पानी से भी क्या करेगा, तुरंत क्रिया कर लेगा। लेकिन मैग्नीशियम क्या होगा, इसको क्या चाहिए, गर्म पानी चाहिए। इसको क्या चाहिए दोस्तों, गर्म पानी चाहिए, मतलब पानी गर्म रहेगा तब ये अभिक्रिया करेगा। और सोडियम तो क्या होगा, ऐसे ही ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेगा। कोई पूछेगा क्यों, तो आपका एक ही जवाब होगा,
ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल्स इट कैन बी रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर बट मैग्नीशियम कांट। ठीक है, मैग्नीशियम थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है तो वो को उसको गर्म पानी से अभिक्रिया करेगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है कॉपर सल्फेट के जली विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, समझाइए। तो दोस्तों मैंने इस पर अभी थोड़ी देर पहले दूसरे क्वेश्चन में चर्चा किया था कि जब हमारे पास कॉपर सल्फेट जब हमारे पास दोस्तों क्या रहेगा, कॉपर सल्फेट रहेगा और इसमें हम आयरन डाल देंगे तो आपको मैंने बताया था क्या बन जाएगा दोस्तों, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और विलयन में नीला रंग जो होता है वो कॉपर सल्फेट के कारण होता है। विलयन में नीला रंग किसके कारण होता है, कॉपर सल्फेट में ये कॉपर के कारण होता है विलयन में नीला रंग, कॉपर डबल पॉजिटिव के कारण। अब जब ये कॉपर हट के यहाँ पे आयरन डाल दिया तो आयरन सल्फेट बन गया, तो ऑब्वियसली जो विलयन का नीला रंग है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे दोस्तों गायब हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन में लोहे की छड़ डालने से लोहा क्या करता है, आयरन सल्फेट बना लेता है और आयरन सल्फेट बनाने की वजह से कॉपर हट जाता है और कॉपर हट जाता है तो विलयन का नीला रंग भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। इसी से सिमिलर क्वेश्चन दोस्तों दूसरा भी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको और क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे देखिए कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ सकते हो कि AgNO3 में जब आप कॉपर डालोगे तो कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी जैसे कि आपको दिख रही है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर ऊपर है Ag से, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को हटा के कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और Ag यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो Ag यहाँ से बाहर हो जाएगी, तो अब जब कॉपर नाइट्रेट बन गया तो कॉपर के पॉजिटिव नेचर की वजह से यहाँ पे आपको क्या होगा, विलयन का रंग नीला देखने को मिलेगा। मतलब कॉपर क्या करेगा, AgNO3 में से विलयन में से ये AgNO3 का साल्ट है, AgNO3 के साल्ट में से कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा और इस कारण से विलयन का रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज डिफाइन कर दिया। तो कोई भी रिएक्शन होगी कि नहीं तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए कि अगर वो धातु हमारा ऊपर है और जिस धातु से अभिक्रिया करना है, जिस साल्ट से अभिक्रिया करना है वो नीचे है तो अभिक्रिया होगी। लेकिन कोई ऐसा लवण है जहाँ पर कि वह जो धातु है वह नीचे है तो वह विस्थापित नहीं कर पाएगी। जैसे आप सोचो कि मैं कहूँ आपसे, जैसे आपको मैं कहूँ कि NaCl का विलयन है, अगर उसमें मैं Ag मिलाऊँ तो क्या AgCl बन सकता है, तो यह अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि Ag बहुत नीचे है और सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो यह अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगी। तो दोस्तों इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, कौन से धातु ऐसे हैं जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। तो उसका जवाब यही है कि जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हैं सक्रियता श्रेणी में वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं और जो नीचे स्थित हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से कौन सी प्रक्रिया संभव है, कौन सी नहीं है, उस पर भी